जय हिंद स्टूडेंट्स। तो हम लोग आ गए हैं फिजिक्स बाबा की क्लास में अपनी अगले लेक्चर को लेकर के। सबसे पहले कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ इस गर्मियों में बहुत बचा के रह रहे होंगे, लेकिन पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर नंबर में भी 7 L7 की तरफ चलते हैं, जहाँ पे आज हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलेंगे ओम्स लॉ। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या होता है आइए जानते हैं। मान लिया बेटा हमारे पास एक कंडक्टर है। क्या मान लिया? हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। इस पूरे कंडक्टर का आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? V है। और इसमें फ्लो होने वाला करंट है I। क्या है? इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट क्या है? आपका I है। ये क्या है? कंडक्टर है। अब एक कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल है अगर वो V है और उसके अंदर फ्लो करने वाला जो करंट है वो कितना है? I है। तो इस पर ओम साहब ने क्या बताया था? ओम साहब ने कहा था सबसे पहले कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो आपका V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। मतलब अगर किसी भी कंडक्टर के टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए और किसी भी कंडीशन में वो बढ़े या घटे ना, मतलब फिक्स कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? उस कंडक्टर में मौजूद करंट के। तो यहां से एक रिलेशन मिला क्या? V प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मिला। अब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I को थोड़ा अगर हम लोग और इलॉबरेट करें तो आप सभी को पहले से ही पता है, क्योंकि मैंने आपको क्लास 9th में भी बता रखा है कि प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए? कांस्टेंट वैल्यू चाहिए होता है। अब वो कांस्टेंट वैल्यू अगर हम लोग देखें तो वो कांस्टेंट वैल्यू जो इन्होंने लिया है वो क्या लिया है? वो लिया है कैपिटल R। क्या लिया? कैपिटल R। और ये कैपिटल R क्या था? कांस्टेंट था। अब सवाल ये उठा कि ये किस प्रकार का कांस्टेंट? ये कैपिटल R है क्या? एक्चुअली ये कैपिटल R आपका है रेजिस्टेंस। ये जो कैपिटल R है इसको क्या बोलते हैं? हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है वो अभी हम देखेंगे 1-2 मिनट के अंदर। तो थोड़ा सा पहले मैं एक बार और रिकैप कर देता हूं कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर मौजूद है बेटा, जैसे देखिए ये हमारे पास एक कंडक्टर था, ये इसके अंदर पोटेंशियल कितना था? इसके अंदर का पोटेंशियल था हमारा V, और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा था वो कितना था? वो I करंट था। तो कहा ओम साहब ने कि भाई साहब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में जो V होगा और I होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर V की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा।
और अगर V की वैल्यू घटेगी तो करंट की वैल्यू भी घटेगी। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि यहां पर सबसे मेन बात क्या हुई है, टेम्परेचर की हुई है। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं है तब क्या होगा, तब V और I क्या तब पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आइए देखते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू W अपॉन आई टी। क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू W अपॉन आई टी। अगर बेटा आपका वर्क और टाइम को कांस्टेंट कर दिया जाए, अगर वर्क और टाइम को क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, या आप कह सकते हैं किसी एक सेकंड पे हम वर्क को कांस्टेंट कर दें, किसी एक सेकंड के लिए हम वर्क को कांस्टेंट कर दें, तब हमारा जो V होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, I के। तब जो V होगा वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा I के। अगर हमने किसी एक सेकंड के लिए किसी वर्क को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया तो। लेकिन हमको एक्चुअली ये कंसेप्ट ही लेकर चलना है, V इज इक्वल टू आर आई या V इज इक्वल टू आई आर, जो भी आप बोले। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला बना बेटा, V इज इक्वल टू आई आर, और ये R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I। अब बात करते हैं कि ये भाई साहब रेजिस्टेंस है क्या, ये जो रेजिस्टेंस है ये एक्चुअली में है क्या रेजिस्टेंस। अब एक्चुअली में रेजिस्टेंस का मतलब देखा जाए, अगर वर्ड मीनिंग पे हम लोग फोकस करें तो रेजिस्टेंस मतलब होता है रोकने वाला। क्या होता है, रोकने वाला, जो कहीं पर भी कोई चीज रोक दे, मतलब ब्रेकर टाइप का हो जाएगा, रुकावट। एक और अच्छा शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, रुकावट। रुकावट। अब कहेंगे सर जी ये रुकावट तो बहुत बड़ी बात हो गई, छोटी मोटी बातें लेकर चल रहे हैं आप भी, यहाँ फिजिक्स में क्या मतलब है इस रुकावट की, यहाँ पर कौन सा हम ब्रेकर लगाने जा रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जा रहे हैं, हमें कोई रोकने वाला चाहिए। तो बेटा यहाँ पर रुकावट तो है। अब इस रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो एक्चुअली ये अपोज करती है, मतलब ये रोकती है। ये क्या करती है, ये अपोज करती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का लगातार फ्लो हो रहा है, जो कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का लगातार फ्लो हो रहा है, उस फ्लो को रोकने का काम कौन कर रहा, रेजिस्टेंस कर रहा। मतलब किसी भी कंडक्टर में हमारे पास रेजिस्टेंस भी मौजूद होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वायर के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, कम होगा, बिल्कुल कम होगा, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा रोक देगा उसको। तो इसीलिए आप अक्सर देखते हैं कि जब आप लोग आयरन वायर इस्तेमाल करते हैं और कॉपर वायर इस्तेमाल करते हैं तो आयरन का वायर जो होता है वो जल्दी हीट हो जाता है, लेकिन जो कॉपर का वायर होता है वो उतना जल्दी हीट नहीं होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग काम करता है आपका, और उसमें करंट की फ्लो बहुत अच्छी होती है। तो ये कॉपर में रेजिस्टेंस का अमाउंट कम होता है और आयरन के वायर में रेजिस्टेंस का अमाउंट ज्यादा होता है, जिस वजह से आपका जो वायर है आयरन का वो जल्दी हीट हो जाता है। क्योंकि अगर सपोज दैट ये उसको अपोज कर रहा है, तो मान लो कि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो बेटा इधर है तो इसका मतलब है कि इधर आर का डायरेक्शन इधर होगा, तभी तो ये इसको रोकेगा। और क्योंकि अगर एक अपोजिट फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि यहां पर फ्रिक्शन जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, फ्रिक्शन भी तो यही होता है ना, अपोजिट फोर्स। और अगर फ्रिक्शन जनरेट होगा तो हीट तो ऑब्वियसली जनरेट होगा।
अगर फ्रिक्शन जनरेट होगा तो क्या होगा, हीट ऑब्वियसली जनरेट होगा ही होगा। तो इसीलिए जिस वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वो वायर हीट भी जल्दी हो जाती है, और अगर वायर जल्दी हीट होगी तो वायर के खराब होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए घरों में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं, कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो थी मोटी मोटी बातें हमारी रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या करता है, अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आइए थोड़ा रेजिस्टेंस की कुछ और बातें कर लेते हैं। अगर बेटा हम रेजिस्टेंस की बात करें, इसकी यूनिट्स की बात कर ले, अगर रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस का यूनिट जो होता है वो ओम होता है, और इसको डिनोट करते हैं हम ओमेगा से, डिनोटेड बाय ओमेगा। ओमेगा हम ऐसे बनाएंगे। ये रहा रेजिस्टेंस की पहचान, कि रेजिस्टेंस की पहचान कैसे करेंगे आप लोग, ओमेगा से करेंगे। आप बार बार ओम नहीं ओम लिखना बहुत लंबा पड़ जाएगा, बार बार आपको ओम लिखना हो तो लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं है कि गलत हो जाएगा सही हो जाएगा, सब हमेशा सही रहेगा। लेकिन उसका एक डिनोशन है, रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, ओमेगा से करते हैं। तो सवाल ये आया कि डिफाइन 1 ओम, कि 1 ओम को डिफाइन करिए भाई, कि 1 ओम क्या होता है। तो अगर हम लोग 1 ओम की बात करें तो हमने अभी देखा था, हमारे पास फॉर्मूला था V इज इक्वल टू आई आर, तो जहां से हमने R इज इक्वल टू क्या निकाला था, V बाई आई। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से 1 ओम की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। क्या होगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो द रेशियो ऑफ 1 वोल्ट एंड 1 एम्पियर इज कॉल्ड द 1 ओम। The ratio of 1 volt and 1 upon 1 ampere is called the 1 ohm। तो ये तो बात हो गई, 1 ओम की बात हो गई, इसकी बात हो गई कि ओम की, कि आपका ओम है क्या। ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें ओम्स लॉ दिया, और ओम्स लॉ के आने पर एक बहुत ब्रॉड इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कवरी मानी जाती है, जहां पे उन्होंने कहा कि कभी भी अगर टेम्परेचर कंडक्टर का कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो V है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, करंट के हो जाएगा। तो यहां से हमको फॉर्मूला मिलता है V इज इक्वल टू आई आर। तो R के बारे में हम बात कर रहे थे, तो R क्या होता है, तो R जो होता है वो क्या होता है, अपोज करता, रुकावट पैदा करता है किसका, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर हम ध्यान से देखिए, इस साइड है तो रेजिस्टेंस का डायरेक्शन इधर होगा, तो अपोजिट फोर्स लगाएगा तो इसका मतलब फ्रिक्शन जनरेट करेगा, फ्रिक्शन जनरेट करेगा इसका मतलब हीट पैदा होगा। इसीलिए जिस वायर के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पे हीट भी आपकी ज्यादा होगी। तो अगले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्या होता है, जहां हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, जहां पे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का टॉपिक को क्लिक करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।